गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम बेस थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में भी हम बेस थ्योरम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं हमारी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 से, और उसका हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन में एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। किसी फैक्ट्री में दो मशीन्स हैं, ए और बी। जो पुराना रिकॉर्ड है उसके अनुसार पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? तो इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें इतना समझ में आता है कि किसी फैक्ट्री में दो मशीन्स हैं जिनका नाम ए और बी है। ए टोटल आउटपुट का 60% प्रोड्यूस करती है और जो मशीन बी है टोटल आउटपुट से 40% प्रोड्यूस करती है। लेकिन पुराना रिकॉर्ड ये बताता है कि जो मशीन ए पार्ट्स बनाती है वो 2% डिफेक्टिव निकलते हैं। तो अगर डिफेक्टिव की बात करें तो ए मशीन से प्रोड्यूस हुए आइटम 2% डिफेक्टिव होते हैं और बी मशीन से बने हुए आइटम्स 1% डिफेक्टिव निकलते हैं। अब ये जो आइटम्स हैं इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और एक आइटम उठाया जाता है, और उस आइटम को हम उठाते हैं तो मालूम चलता है वो डिफेक्टिव आइटम है। तो अब प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि जो डिफेक्टिव आइटम हमने चूज किया है ये मशीन बी से बना हुआ है। तो इसको हम बेस थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। यहां पर हम डिफाइन करते हैं इवेंट E1। इवेंट को हम ये डिफाइन करते हैं कि आइटम चोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, कि जो आइटम हमने चूज किया है वो मशीन ए से बना है। यही लिख देते हैं मशीन ए से बना हुआ आइटम है ये। और E2 हम डिफाइन करते हैं कि एक आइटम जो हमने चूज किया है उसे मशीन बी पर बनाया गया। इन दोनों इवेंट के साथ एक और हम इवेंट डिफाइन करते हैं कि एक आइटम हमने सेलेक्ट किया, आइटम चोजन इज डिफेक्टिव। अब अगर यहां पर प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि मशीन ए ने 60% आइटम्स प्रोड्यूस किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 60/100, जिसे हम 20 से भाग दे दें तो 3/5 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की अगर हम बात करें ये 40/100 है, 20 से हम भाग दे दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो 2/5 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड, यानी एक आइटम हमने लिया और वो डिफेक्टिव था और मशीन ए से बना हुआ था, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे 2% आइटम हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है 2/100। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड इज 1/100, क्योंकि इसका मतलब हुआ
कि एक आइटम हमने सेलेक्ट किया जो डिफेक्टिव था, लेकिन वो बना हुआ था मशीन बी के द्वारा। अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक जो आइटम डिफेक्टिव मिला था उसे बी मशीन ने प्रोड्यूस किया था, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें बतानी है, जबकि ए पहले ही हो चुका है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड करेंगे A अपॉन E2 से, और फिर इसको डिवाइड करना है A की टोटल प्रोबेबिलिटी से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 has occurred plus probability of E2 into probability of A when E2 has occurred। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। E2 की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 has occurred is 1/100। इसी तरह से E1 की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 जब हो चुकी है वो 2/100 है, और इसी तरह से अब इसे रिपीट करेंगे 2/5 इंटू 1/100। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप अभी सॉल्व ना करें अभी, क्योंकि सभी में डिनोमिनेटर सेम चल रहा है। 2/500 डिवाइड करेंगे, जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6 + 2 यानी 8/500। सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2/8 यानी 1/4। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक डिफेक्टिव आइटम मशीन E2 से बना हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी इसके जैसा ही है। 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक बार आप इसको पढ़ लें। तो 10th क्वेश्चन का हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, सपोज ए गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 5 or 6 she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4 she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? तो इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें समझ में आता है कि एक लड़की एक डाई को थ्रो करती है। अगर डाई को थ्रो करने पर 5 आता है या 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है, और 3 बार टॉस करने के बाद में वो ये नोट करती है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। अगर डाई को थ्रो करने पर 1 से लेकर 4 तक का कोई नंबर आ जाता है तो फिर वो कॉइन को टॉस करती है, लेकिन इस बार एक ही बार वो कॉइन को टॉस करती है और फिर ये नोट करती है कि इस कॉइन को टॉस करने पर उसे हेड मिला है या टेल मिला है। जब उसने इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया तो उसने नोट किया कि उसे एक हेड मिला था। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि उसने इससे पहले डाई को जब थ्रो करा था तो उस पर 1, 2, 3 या 4 का कोई अंक आया था। तो यहाँ पर हम अपनी इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि मान लेते हैं E1 इवेंट है कि गर्ल गेट्स 5 और 6, कि जो लड़की है उसने डाई को थ्रो किया। गर्ल गेट 5 और 6 ऑन थ्रोइंग द डाई।
E2 दूसरी इवेंट है और वो है कि गर्ल्स गेट 1, 2, 3 और 4 ऑन थ्रोइंग द डाई। डाई को थ्रो करने पर उसे 1 से लेकर 4 तक का अंक कोई प्राप्त हुआ। ए इवेंट है कि लड़की ने ये देखा, नोट किया, गर्ल ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 हेड, केवल 1 हेड उसको मिला। तो A बाई E1 का मतलब होगा गर्ल गेट्स 1 हेड if she threw 5 और 6। यानी A बाई E1 का मतलब है कि गर्ल को 1 हेड मिला जबकि उसने 5 या 6 थ्रो किया था डाई को। और A बाई E2 का मतलब है कि गर्ल गेट्स 1 हेड if she threw 1, 2, 3 और 4। अब हम बात करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज। तो यहां पर सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करेंगे। एक डाई को फेंका गया और फेवरेबल केस है 5 और 6 का आना, तो यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है वो 2/6 है, जिसे हम सॉल्व करने के बाद 1/3 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसी प्रकार से कि अगर 1, 2, 3 या 4 आता है तो ये इवेंट E2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड, हम इस पर गौर करेंगे कि जब उस लड़की ने 5 या 6 थ्रो किया था तो उसको एक डाई दिया गया और उसे 3 बार टॉस करने के लिए बोला और उसमें फिर ये नोट करने के लिए कहा गया कि कितने हेड आएंगे। तो जब किसी कॉइन को व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, टोटल जो केसेस हैं, देन सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ये केसेस उसमें आते हैं। 8 एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में, H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H और T T, यानी इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। अब इनमें से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां हमें सिर्फ 1 हेड मिलता है? तो 1 हेड वाले केसेस हैं 1, 2 और ये 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड इज 3/8। ये वो इवेंट हमने छांटी है जहां हमें एग्जैक्टली 1 हेड मिला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, जब लड़की ने 1, 2, 3 या 4 थ्रो किया था तो उसको डाई को सिर्फ 1 बार फेंकने का मौका मिला और उसे वहां पर हेड या टेल नोट करने के लिए बोला गया। तो व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस, सैंपल स्पेस इज, उस समय सैंपल स्पेस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, हेड और टेल, और उनमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड इज 1/2। तो अब प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड करनी है कि लड़की ने जब थ्रो किया था और नोट किए तो उसने देखा नंबर ऑफ हेड्स जो हैं 1 है। अब हमें ये बताना है कि उसने ये 1 हेड तब
प्राप्त किया जब उसने 1, 2, 3 या 4 थ्रो किया था। यानी यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड करनी है व्हेन A हैज अकर्ड। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, और इसको हम डिवाइड करेंगे इसी तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हम पहले ही लिख चुके हैं। 4 प्रोबेबिलिटीज यहाँ यूज होंगी, चारों हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे हम फाइंड करेंगे, कितनी है, आपको केवल इसमें पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम जो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11th क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन किस बारे में है? 11th क्वेश्चन है, एक मैन्युफैक्चरर has 3 machines, operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas 2 operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability it was produced by operator A? तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी फैक्ट्री में 3 मशीन ऑपरेटर्स काम करते हैं जिनके नाम हैं A, B और C, और ये क्रमशः 1%, 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम्स का निर्माण करते हैं। जबकि कंडीशन हमें दी गई है कि टोटल जितना टाइम अवेलेबल है उसके 50% टाइम में ऑपरेटर A काम करता है, 30% टाइम में ऑपरेटर B काम करता है, और 20% अवेलेबल टाइम का उसमें जो ऑपरेटर C है वो काम करता है। अब जब इनके बनाए हुए आइटम्स को चेक किया गया, उसमें से एक आइटम निकाला गया तो एक आइटम डिफेक्टिव था। अब प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि ये जो डिफेक्टिव आइटम था वो ऑपरेटर A ने बनाया था। इस क्वेश्चन में और क्वेश्चंस के मुकाबले में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कुछ क्रम बदल कर दी गई। यहाँ पर जो डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी है वो पहले दी गई है। तो यहाँ पहले हम इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं कि जो E1 इवेंट है वो है कि एक आइटम हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर A। कि कोई भी आइटम जो सेलेक्ट हम कर रहे हैं वो ऑपरेटर A ने बनाया है, A ऑपरेटर का था। E2 इसी प्रकार से हम कहते हैं कि सेलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर B, और E3 है कि सेलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर C। A हम यहां पर डिफाइन करते हैं, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब मैं पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखता हूं। तो
एक आइटम हम सेलेक्ट करें और वो प्रोड्यूस किया गया हो ऑपरेटर ए के द्वारा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि जो ऑपरेटर ए है वो 50% ऑफ द टाइम ड्यूटी पे रहता है, तो 50% प्रोडक्शन के लिए वही जिम्मेदार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा 50/100, यानी 1/2 भी आप लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब है कि कोई आइटम हमने सेलेक्ट किया और वो बी ने बनाया होगा, लेकिन बी 30% ऑफ द टाइम ड्यूटी पे रहता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 30/100। आप इसको सॉल्व करके 3/10 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इसी प्रकार से होगा 20/100, जिसे आप 1/5 भी लिख सकते हैं। अब साथ में ही हम लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड, यानी कि एक आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन वो उस समय प्रोड्यूस हुआ जिस समय कि ऑपरेटर ए उस मशीन को चला रहा था। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ए ऑपरेटर 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, यानी 100 में से एक आइटम उसका डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when E1 has occurred is 1/100। इसी तरह से A/E2 की बात करते हैं, तो ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये 5%, यानी हर 100 में से 5 आइटम B डिफेक्टिव बनाता है। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E3 has occurred is 7/100। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो मशीन ऑपरेटर ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज अकर्ड हमें बताना है। अब ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड। डिवाइड हम हमेशा ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से करते हैं, जिसको हम यहां पर इस तरह से लिखें। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू 1/100, अब नीचे भी रिपीट करना है इसी को, 1/2 इंटू 1/100 प्लस 3/10 इंटू 5/100 और 1/5 इंटू 7/100। अब आपका काम सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन भी आसानी होती है, हम आराम से इनको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इतने आप इस क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट पढ़ें। ट्वेल्थ क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है, ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। Find the probability of the lost card being a diamond। यानी एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा समझ लें। 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड खो गया है। अब बाकी जो कार्ड्स बच गए हैं उनमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं और मालूम चलता है कि ये जो 2 कार्ड हैं
वो दोनों डायमंड के हैं। प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि जो कार्ड खो गया था वो भी डायमंड का ही खोया था। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं अपनी इवेंट्स को। E1 हम एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो E1 हम कह देते हैं कि लॉस्ट कार्ड, क्योंकि कार्ड एक खोया है तो लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, कि जो कार्ड खोया था वो डायमंड का था। और E2 एक इवेंट और डिफाइन करते हैं कि जो कार्ड खोया है 52 पैक वाले कार्ड्स में से वो डायमंड का नहीं है, डायमंड को छोड़कर किसी और का हो सकता है। तो लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ डायमंड। इसके साथ ही हम एक इवेंट ए और डिफाइन करते हैं। तो इवेंट ए हम डिफाइन करते हैं कि दो कार्ड हम निकालते हैं और वो दोनों डायमंड के हैं। 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड आर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स। जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनमें से 2 डायमंड के कार्ड्स निकाले जाते हैं। अब हम यहां पर प्रोबेबिलिटीज को भी लिख लेते हैं A/E1। इसका मतलब है 2 कार्ड डायमंड के निकाले जाते हैं। कब निकाले जाते हैं? जबकि खोया हुआ कार्ड भी डायमंड का ही था। व्हेन लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, जो कार्ड खो गया था वो भी डायमंड का ही था। और A/E2 को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 2 कार्ड डायमंड के हम ड्रा करते हैं। 2 कार्ड्स आर ऑफ डायमंड आर ड्रॉन if lost card is other than diamond। डायमंड को छोड़कर कहीं और टाइप का कार्ड अगर खोया है तो हमने 2 कार्ड निकाले। तो अब हम प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करने की कंडीशन में हैं। यहां पर पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा। जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उनमें से डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं। तो डायमंड कार्ड खोने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 13/52 है, इसे आप 1/4 भी कह सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि वैसे तो E1 और E2 दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो अगर कार्ड डायमंड का नहीं खोया है तो डायमंड को छोड़कर अगर किसी और टाइप का कार्ड खोया है तो ऐसे हमारे पास 39 कार्ड्स और भी हैं। तो यानी E2 की प्रोबेबिलिटी होगी 39/52, जिसे हम 3/4 लिख देंगे। अब A/E1 की बात करते हैं। अब की बार हमें 2 कार्ड निकालने हैं। A/E1 का मतलब है कि 2 कार्ड डायमंड के निकाले जाते हैं और वो भी उस समय जबकि डायमंड का कार्ड पहले ही खो चुका है। तो यानी मुझे 2 कार्ड निकालने हैं, डायमंड के निकालने हैं और एक डायमंड का कार्ड पहले खो भी गया है। अब मेरे पास टोटल जो कार्ड्स बचे हैं, अब 52 की जगह 51 बचे हैं और डायमंड के जो कार्ड हैं 13 के जगह पर सिर्फ 12 बचे हैं। यानी मुझे जो कार्ड निकालने हैं वो डायमंड के 12 में से ढूंढना है,
जिसे हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड इज, तो ये होगा कि 12 में से 2 कार्ड निकालेंगे, उसके तरीके होंगे 12C2, लेकिन टोटल जो कार्ड्स अवेलेबल हैं वो 51C2 हैं। 51 ही कार्ड अवेलेबल है और उन्हीं में से 2 कार्ड हम निकालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड की बात करते हैं। इसका मतलब है कि 2 कार्ड में डायमंड के निकालूंगा, जबकि जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड का नहीं है, किसी और का है। तो मेरे पास टोटल कार्ड तो 51 ही है, उसमें से 2 कार्ड निकालने हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं एक से अधिक चीज़ें इकट्ठी निकालूंगा तो मैं कॉम्बिनेशन का यूज़ करूंगा। मुझे 51 में से 2 कार्ड निकालने, उसके टोटल तरीके तो 51C2 होंगे, लेकिन फेवरेबल कितने होंगे। अब मैं 2 कार्ड निकालना तो चाहता हूं, लेकिन ऐसे निकालना चाहता हूं जो कि कार्ड खोया हुआ था वो डायमंड का नहीं था। अब डायमंड का नहीं था और मुझे कार्ड निकालने हैं डायमंड के ही 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास डायमंड के तो अभी पूरे के पूरे 13 कार्ड्स ही मौजूद हैं। तो यानी मुझे 13 में से ही 2 कार्ड लेने हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक बार फिर पढ़ लें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे चाहिए, जबकि ए हो चुकी है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड। इसको डिवाइड करेंगे E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड। अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम देख लें। 12C2 को सॉल्व करने का मतलब है आप 12 इंटू 11 डिवाइड करें 1 इंटू 2 से। ऐसे 51C2 का मतलब होगा 51 इंटू 50 डिवाइड कर रहे हैं 1 इंटू 2 से। ये कैंसिल होगा, तो यानी अब आपको 3 से अगर कैंसिल करें ये 4 और ये 17। आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं 2 और ये 25। तो अब आपके पास 11 इंटू 2 ऊपर बचा है यानी 22 और 17 इंटू 25 नीचे बचा है। इसको सॉल्व करते हैं। 13C2 का मतलब है 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 और 51C2 का मतलब है 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। 3 से आप जब कैंसिल करेंगे 4 और ये 17, फिर आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2 और ये 25, यानी 26 ऊपर आएगा, 425 नीचे आएगा। ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, आपको केवल इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। 1/4 इंटू 22/425, यहाँ पर भी आएगा 1/4 इंटू 22/425 प्लस 3/4 इंटू 26/425। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बेस थ्योरम से जुड़ी हुई अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब आप बेस थ्योरम से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं अपने एग्जाम्पल्स में से देखें, उन्हें सॉल्व करें। मिसलेनियस एग्जाम्पल में भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो आप इनको सॉल्व करें और इनको समझने का प्रयास करें। अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ गए तो आपको 4 नंबर में या 6 नंबर में इस क्वेश्चन के मिलने के पूरे आसार हैं। आप अच्छे उसमें अंक प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।